नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। तो आज हम अपनी YouTube चैनल पे एक नई सीरीज जारी करने वाले हैं, जो कि है उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट यानी कि उत्तराखंड के जनपद। तो जैसे कि आप सबको पता है, उत्तराखंड में 13 जनपद स्थित हैं और जिसमें से 6 कुमाऊं मंडल में और 7 गढ़वाल मंडल में स्थित है। ठीक है, तो हम एक एक करके उत्तराखंड के 13 जनपदों को क्लियर करेंगे ताकि जो हमारी परीक्षाएं हैं यहाँ से आने वाले सवाल अच्छे से कवर हो जाए। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कुमाऊं मंडल के बारे में। ठीक है, कुमाऊं मंडल के सबसे पहले हम कुमाऊं मंडल के जनपदों को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद बढ़ेंगे हम गढ़वाल मंडल में। तो कुमाऊं मंडल के 6 जनपद सबसे पहले हम करेंगे। तो कुमाऊं मंडल की बात करें तो कुमाऊं मंडल में जो पहला जनपद है वह है पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा है, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत। ठीक है, ये 6 जनपद क्या हैं, हमारे कुमाऊं मंडल में स्थित हैं। तो इन 6 जनपदों में से आज हम जो बात करेंगे वह बात करेंगे चंपावत जनपद के बारे में। तो इसके बारे में हम अच्छे से जानकारी लेके इस वीडियो में जितने भी फैक्ट हैं उनको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर बात करें चंपावत की, तो चंपावत जो है उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है। ठीक है, सबसे छोटा जनपद है जिसका क्षेत्रफल जो है 1766 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड में सबसे छोटा जनपद कौन सा है, तो कौन सा है, चंपावत जनपद है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1997 को। देखिए 1997 में 3 जनपद बने थे, जिसमें से एक हमारा है चंपावत, जो कि पिथौरागढ़ से काटकर बनाया गया था। ठीक है, पिथौरागढ़ पहले ये किस में था, पिथौरागढ़ में था, और पिथौरागढ़ से ये अलग होकर चंपावत जनपद बनाया गया। और 1997 की बात करें तो इसमें 3 जनपदों का निर्माण हुआ था, चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। ये 3 जनपद 1997 में बने थे। तो अगर चंपावत जनपद की बात करें तो चंपावत जनपद की जो नींव रखी गई थी, सबसे पहले रखी गई थी चंद वंश द्वारा। ठीक है, चंद वंश द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, और खासकर जो नींव रखी थी सोमचंद द्वारा। देखिए जो सोमचंद, इतिहास जो कहता है हमारा, सोमचंद सर्वप्रथम हमारा उत्तराखंड जब आया था तो इसकी मुलाकात किससे हुई थी, ब्रह्मदेव नामक कत्यूरी शासक से हुई थी, जो कि हमारा ब्रह्मदेव नगर पे निवास करता था, यानी कि टनकपुर क्षेत्र का राजा था। वहाँ पे इसकी मुलाकात सोमचंद से हुई, और इस सोमचंद से इतना प्रभावित हो गया कि इसने अपनी बेटी का विवाह सोमचंद से करा दिया, और साथ ही साथ इसको चंपावत क्षेत्र के कुछ बहुत गांव किसमें दे दिए, दहेज स्वरूप दे दिए। ठीक है, उन दहेज स्वरूप जो ग्राम थे उनको मिलाकर ही सोमचंद ने यहाँ राजबुंगा का किला बनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सवाल बनता है राजबुंगा का किला कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, चंपावत स्थित है, और किसके द्वारा बनाया गया, तो सोमचंद द्वारा बनाया गया। तो राजबुंगा किला बनाकर सोमचंद ने चंपावत की नींव रखी और अपने चंदवंश की नींव रखी। ठीक है, यहीं से चंदवंश का आरंभ हुआ, और यहाँ से एक तरीके से कह सकते हैं कि चंपावत नाम भी अस्तित्व में आया। ठीक है, काली कुमाऊं जिसे हम कहते हैं। ठीक, तो इसके अन्य फैक्टों की बात करें तो चंपावत में जो तहसीलें हैं, कई बार पूछ सकता है, ये है हमारा 5 तहसीलें हैं, जिसमें से एक तहसील है हमारा टनकपुर क्षेत्र में, यानी कि मैदानी क्षेत्र में है। टनकपुर जो क्षेत्र है हमारा बनवसा से नीचे का क्षेत्र, टनकपुर बनवसा, ये हमारा मैदानी क्षेत्र है, और बाकी पूरा क्या है, हमारा पर्वतीय है चंपावत में। ठीक है, तो मैदान में एक हमारी है टनकपुर तहसील। ठीक है, फिर इसके बाद चंपावत तहसील, और चंपावत के बाद लोहाघाट तहसील और बाराकोट तहसील, और एक है हमारी पाटी तहसील। ये हमारी 5 तहसीलें हैं। ठीक है, फिर विकास खंड यानी कि ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक है हमारे 4, इसमें से टनकपुर हटा के बाकी सारे सेम है।
ठीक है। एक ब्लॉक है हमारा चंपावत ब्लॉक, आप मैप में भी अच्छे से देख के समझ सकते हैं। ये कौन सा है हमारा चंपावत ब्लॉक। और एक हमारा है लोहाघाट ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है लोहाघाट। एक है बाराकुट ब्लॉक और एक है हमारा पाटी ब्लॉक। यानी कि टोटल जो ब्लॉकों की संख्या है वह कितनी है 4। और इसमें से सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है चंपावत ब्लॉक है। ठीक है। फिर अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें कितनी हैं 2। एक हमारा कौन सा चंपावत विधानसभा और दूसरा है हमारा लोहाघाट विधानसभा। ठीक है। लोहाघाट विधानसभा की बात करें तो वर्तमान में जो है खुशहाल सिंह अधिकारी यहाँ के क्या हैं विधायक है। और चंपावत जनपद की बात करें तो चंपावत जनपद बहुत ही खास है क्योंकि यहीं से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यानी कि पुष्कर सिंह धामी जी के हैं अभी विधायक हैं। ठीक है। पुष्कर सिंह धामी जी अपने क्षेत्र खटीमा से जो है अपना विधानसभा का चुनाव हार गए थे। उसके बाद जो है चंपावत सीट खाली कराकर उनको चंपावत से विजित बनाकर क्या किया गया था मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि चंपावत बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वह किस क्षेत्र के ही हैं चंपावत क्षेत्र के विधायक हैं। ठीक है। फिर अगर लिंगानुपात की बात करें तो बहुत बार पूछा जाता है लिंगानुपात। चंपावत का लिंगानुपात कितना है 980 लिंगानुपात है। ठीक। तो ये क्या हो गए हमारे कुछ फैक्ट हो गए। इसके बाद अगर हम और चीज़ों के बारे में बात करें तो जो चंपावत है इसका नाम कुमू या फिर काली कुमू है। ठीक है। अब कुमू नाम इसका क्यों पड़ा इसके पीछे बहुत ही इम्पोर्टेंट या फिर एक दिलचस्प कहानी है। ऐसा माना जाता है कि जो भगवान विष्णु थे उनने यहाँ पे या फिर चंपावत के पर्वत पे अपना कूर्म यानी कि कच्छप अवतार लिया था। उसी के कारण इस क्षेत्र को या फिर उस पर्वत को कुमू कहा गया। ठीक है। जिस पर्वत पर इनने अपना अवतार लिया कच्छप अवतार उसको कुमू कहा गया। फिर बाद में इसको परिवर्तित हो गए कुमू से ये बना कुर्मांचल, कुर्मांचल से बना कुमाऊं। ठीक है। तो देखिए आप लिखा है चंपावत में भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था इस कारण इसे कुमू कहा जाता है और काली कुमाऊं भी इसी का नाम है। ठीक है। कालांतर में कुमू का क्या हो गया कुर्मांचल हो गया और कुर्मांचल से ही कुमाऊं बन गया। फिर जो अन्य फैक्ट है इम्पोर्टेंट वायु पुराण में चंपावत को चंपापुरी नाम से जाना गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है पूछता है। ठीक है। इस तरीके से सवाल आ सकता है कि चंपावत के लिए वायु पुराण में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किस शब्द का प्रयोग किया गया है चंपापुरी के लिए। ठीक है। और इसी के साथ साथ चंपावत को अतीत का स्वप्निल नगर भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है। फिर बढ़ते हम अपने आगे को। तो अगर बात करें इसके अन्य फैक्टों की तो अन्य चीज़ों में आ जाता है हमारा चंपावत के धार्मिक स्थलों को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो क्रांतेश्वर महादेव मंदिर। तो सबसे पहले क्रांतेश्वर महादेव जो मंदिर है वह चंपावत मुख्यालय में ही स्थित है। ठीक है। चंपावत मुख्यालय के ही पास स्थित है और चंपावत के कूर्म पर्वत में स्थित है। ठीक है। कूर्म पर्वत वही जहाँ पे मैंने अभी बताया था कि भगवान विष्णु ने अपना कच्छप अवतार यानी कि कूर्म अवतार धारण किया था। ठीक है। तो उसी वहीं पे कहाँ क्या है हमारा क्रांतेश्वर मंदिर स्थित है। फिर बालेश्वर मंदिर है। बालेश्वर मंदिर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे चंद्रवंश के बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। यह भी जो है हमारा चंपावत मुख्यालय में ही है। चंपावत मेन स्टेशन के ही पास ये क्या है स्थित है। ठीक है। और कई बार इस तरीके से सवाल भी आता है बालेश्वर मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है। तो इसमें जो निर्माण है वह शिखर शैली में हुआ है। और अगर बालेश्वर मंदिर में बात करें तो कुंज तिवारी नाम से यहाँ पे हमारा जो है ताम्रपत्र मिला है। कुंज तिवारी जो थे यहाँ के मिस्त्री थे यानी कुंज मिस्त्री नहीं थे कुंज तिवारी द्वारा यहाँ का जो बालेश्वर मंदिर है वह बनाया गया था। ठीक है। मिस्त्री कोई और थे
ठीक है, उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। अभी उसको आप इखतिया नौला में पढ़ेंगे कि यहाँ के जो मिस्त्री थे उनका हाथ जो है चंद वंश के शासक द्वारा कटवा दिया गया था। तो इसी की एवज में, या फिर जैसे हमारा ताजमहल में हुआ था, उसी के एवज में उन्होंने एक हथियार नौले का निर्माण किया था। इससे ज़्यादा सुंदर बनाया गया था एक हथियार नौला, एक हाथ से, क्योंकि एक हाथ उनका काट दिया गया था। अपनी पुत्री के साथ मिलके उनने क्या किया था, एक हथियार नौले का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो बालेश्वर में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुंज तिवारी नाम से यहाँ पे क्या मिला है, हमारा ताम्रपत्र मिला है। फिर है घटोत्कच मंदिर। घटोत्कच मंदिर जो है चंपावत में ही स्थित है और ये गुरु गोरखनाथ मार्ग में स्थित है। ठीक है, यहाँ का बहुत ही मुख्य मंदिर, एक धार्मिक स्थल गुरु गोरखनाथ भी है, तो उसी के मार्ग में ये क्या है, घटोत्कच मंदिर यानी घटकू मंदिर स्थित है। फिर है बाराही मंदिर। बाराही मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, बाराही मंदिर जो है वह हमारा पाटी ब्लॉक में स्थित है, पाटी ब्लॉक के देवीधुरा में। ठीक, पाटी ब्लॉक में स्थित है और इसके लास्ट क्षेत्र में स्थित है बाराही मंदिर, जो कि देवीधुरा में स्थित है और यह अपने बग्वाल मेले के लिए प्रसिद्ध है। बग्वाल मेला जो है पत्थरों द्वारा चार खेमों के बीच बग्वाल यानी कि पाषाण युद्ध यानी कि पत्थर का युद्ध किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, हमारा बग्वाल कहा जाता है। और चार खामों के बीच यानी कि चार खाम यानी कि चार क्षेत्र के बीच यह युद्ध किया जाता है। दो धड़ों में चार खाम या चार क्षेत्र बढ़ जाते हैं, उसके बाद उनके द्वारा जो है पत्थरों द्वारा युद्ध किया जाता है, जिसे हम बग्वाल कहते हैं। और इससे बहुत बार सवाल आए भी हैं। और ये कब किया जाता है, आषाढ़ी कौतिक भी इसे कहा जाता है, श्रावणी मास की पूर्णिमा को। कई बार जो पिछली परीक्षाएं हैं उसमें इस तरीके से सवाल बना भी है कि जो बाराही मंदिर बग्वाल मेला किस तिथि को होता है, तो प्रत्येक वर्ष श्रावणी पूर्णिमा को यानी कि रक्षाबंधन के पर्व के दिन यह आयोजित किया जाता है। और हाल ही में बाराही जो बग्वाल मेला है इसको राजकीय मेला भी घोषित किया गया है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसको राजकीय मेला भी घोषित किया जा चुका है। ठीक है, फिर हम अन्य प्रमुख क्षेत्रों को देखते हैं इसी के। तो इसमें आ जाता है हमारा मीठा रीठा साहिब, जो कि हमारा पाटी ब्लॉक के ही क्षेत्र में स्थित है, रीठा साहिब। ठीक है, 1931 में इस गुरुद्वारे की स्थापना की गई थी और इसका प्राचीन जो नाम है वह क्या है, चौड़ मेहता था। ठीक है, रीठा साहिब में दो हमारी प्रमुख नदियाँ मिलती है, लधिया और रतिया। ठीक है, रीठा साहिब से आने वाली ये जो नदी है यह कौन सी है, लधिया नदी है। और इसी में रीठा साहिब में एक नदी मिल जाती है जो कि क्या है, हमारा रतिया नदी है। ठीक है, और यहाँ पे प्रत्येक वर्ष जो है जोड़ मेले का आयोजन किया जाता है, बहुत ही प्रमुख मेला है ये। फिर है गौरील देवता। गौरील देवता भी चंपावत मुख्यालय में ही स्थित है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि गौरील देवता यानी कि गोलू देवता को क्या माना जाता है, न्याय का देवता माना जाता है। चितई गोलू देवता में बहुत ही फेमस है इसका। परंतु देखिए जो गोलू देवता है इसको लेके बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत सारे लोग इनको मानते हैं। ठीक है, कि ये कहाँ के थे, डोटी के थे यानी कि नेपाल के राजा थे या देवता हैं, या फिर बहुत लोग मानते हैं कि गोलू देवता का जो उद्गम हुआ था वह चंपावत से हुआ था। फिर इसके बाद ये घोड़ा खाल गए थे और घोड़ा खाल के बाद अल्मोड़ा चितई गोलू देवता गए थे। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। गोलू देवता का जन्म स्थल माना जाता है किसको, चंपावत को, और यहीं पे इनका क्या है, मंदिर भी स्थित है। फिर है भीमशिला। भीमशिला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो देवीधुरा में ही स्थित है, देवीधुरा में बाराही मंदिर के ही पास ये क्या है, स्थित है भीमशिला। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम आगे को, पूर्णागिरि मंदिर। पूर्णागिरि जो है हमारे माता सती के 108 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पे जो है माता सती के नाभि अंग की पूजा की जाती है। और प्रत्येक जो है चैत्र नवरात्रों में यहाँ पे क्या लगता है, मेला लगता है। और अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, हमारा
टनकपुर में स्थित है। ठीक है, और 108 शक्तिपीठों में से है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पे इसमें इस तरीके से सवाल आता है कि जो है पूर्णागिरि मंदिर में माता सती के किस अंग की पूजा की जाती है, तो नाभि अंग की यहाँ पे पूजा की जाती है। ठीक है, जो 108 शक्तिपीठ हैं वहाँ पे माता के विभिन्न क्या है जो शरीर के टुकड़े थे वह गिरे हुए हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, शक्तिपीठ कहा जाता है। उसी में से एक क्या है हमारा पूर्णागिरि है, जहाँ पे नाभि अंग गिरा था और उसी की पूजा की जाती है। फिर है झूठा मंदिर। झूठा मंदिर जो है पूर्णागिरि में ही स्थित है, पूर्णागिरि के जस्ट नीचे। ठीक है, इसके पीछे एक लंबी कहावत ये है कि एक गुजरात का व्यापारी था जो पूर्णागिरि आया था और उसने मनोकामना मांगी थी कि अगर मेरा व्यापार अच्छा चल जाता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सोने का मंदिर चढ़ाऊँगा। और उसके साथ अच्छा ही हुआ, उसका व्यापार बहुत अच्छा खिला। कुछ ही सालों बाद वह क्या हो गया, एक बहुत धनवान व्यक्ति हो गया। तो जब उसको माता का बुलावा आया तो उसके मन में क्या आ गया, एक लालच आ गया। और उस लालच के चलते ही उसने क्या सोचा कि यह तो माता ही हैं, ये क्या देख लेंगी। तो उसने चांदी का मंदिर बनाया और उसमें क्या किया, सोने की परत चढ़वा दी। और जब यह लाया उसको, तो पूर्णागिरि मंदिर के जस्ट नीचे ही पहुंचा था, जहां पे इसने उसको विश्राम किया। कुछ देर रुकने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा ऐसा सोच के उसने वहां पे क्या किया, विश्राम किया। परंतु जब वह उसको पुनः उठाने के लिए गया उस मंदिर को, तो वह उठा नहीं पाया और वहां से वो मंदिर क्या हुआ, वहीं पे स्थापित हो गया। इसीलिए उस मंदिर को क्या कहा जाता है, झूठा मंदिर कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही क्या है, ये पौराणिक कथा है। फिर है खेती खान सूर्य मंदिर। खेती खान में यह मंदिर स्थित है। खेती खान जो है हमारा पार्टी ब्लॉक में स्थित है। ठीक है, और यहाँ का दीपोत्सव बहुत ही प्रसिद्ध है। कई बार जो पिछली परीक्षाएं देखेंगे उनमें बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन था कि उत्तराखंड में दीपोत्सव कहाँ का फेमस है, तो उसमें ऑप्शन आ सकता है या चंपावत आएगा या लोहाघाट आ सकता है क्योंकि लोहाघाट की ही निकट है, या फिर हमारा क्या आएगा, खेतीखान आएगा। ठीक है, तो दीपोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, खेतीखान यानी कि लोहाघाट यानी कि चंपावत जनपद का। फिर है चमदेवल सूर्य मंदिर। तो चमदेवल सूर्य मंदिर जो है लोहाघाट के ही चमदेवल क्षेत्र में स्थित है। मानेश्वर मंदिर, मानेश्वर जो है चंपावत में स्थित है। हिंगला देवी मंदिर, यह भी चंपावत में ही स्थित है। और पंचेश्वर, देखिए पंचेश्वर जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पे एशिया का, ठीक है, सबसे बड़ा बांध बनना क्या है, प्रस्तावित है। एशिया का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा कौन सा, हमारा पंचेश्वर बांध यहाँ पे प्रस्तावित है। अगर ये बन जाता है तो क्या हो जाएगा, ये बहुत सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, हमारा चंपावत में ही स्थित है। पंचेश्वर लोहाघाट विकास खंड में स्थित है। और ये क्या है, काली और सरयू के संगम पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, लास्ट कोने में स्थित है पंचेश्वर, जहाँ पे ऊपर से काली और हमारा बागेश्वर से आने वाली सरयू का मिलन स्थल है। और यहीं पे शिव मंदिर है। ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा बांध यहाँ पे क्या है, प्रस्तावित है। ठीक है, और पंचेश्वर में एक और चीज़ प्रमुख है। पंचेश्वर में महासीर जो मछली है, गोल्डन मछली, वह बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे प्रतिवर्ष इस मछली को पकड़ने के लिए प्रतियोगिता लगाई जाती है। हालांकि ये मछली का पकड़ना इलीगल है, यानी कि इसको प्रतियोगिता में जो होता है उसको पकड़कर दोबारा क्या कर दिया जाता है, पानी में ही डाल दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही विलुप्त प्रजाति है, बहुत ही कम पाई जाती है। खासकर ये कहाँ, पंचेश्वर में ही पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग नोट करेंगे। फिर हम बढ़ते हैं आगे को। तो आगे जब हम बात करेंगे इसके प्रमुख पर्यटन स्थल की, तो पर्यटन स्थल में आ जाता है हमारा नौढुंगाघर। नौढुंगाघर जो है चंपावत मुख्यालय में ही स्थित है। और ये क्या है, 9 पत्थरों का घर है। आप जहाँ से भी इस घर को देखेंगे, आप गिनेंगे तो आपको 9 पत्थर ही गिनती में आएंगे, इसीलिए इसको नौढुंगाघर कहा जाता है। और चंपावत मुख्यालय में पिथौरागढ़ रोड पे स्थित है। इखत्यानौला अभी मैंने बागेश्वर में बताया था कि ये क्या था, जगन्नाथ मिस्त्री द्वारा बनाया गया था, जिसने बागेश्वर
मंदिर का निर्माण किया था, परंतु चंद वंश के शासक ने उनके हाथ कटवा दिए, जिसके एवज में इन्होंने अपनी पुत्र के साथ मिलकर ही चंपावत में ही एक हथियार नौला बनाया था, जो है बालेश्वर मंदिर से ही अच्छा बनाया, और ताकि क्या हो, उस चंद शासक को एक क्या मिले, करारा जवाब मिले। फिर है अद्वैत आश्रम यानी कि मायावती आश्रम, जो कि लोहाघाट में स्थित है। बहुत बार सवाल आता है कि मायावती आश्रम यानी कि अद्वैत आश्रम कहाँ स्थित है, तो यह है लोहाघाट में स्थित है। स्वामी विवेकानंद का आश्रम है, और स्वामी विवेकानंद यहाँ पे एक बार पधारे थे, ठीक है, एक या दो बार पधारे थे यहाँ पे। बाणासुर का किला, इसको मारकोट नाम से भी जाना जाता है, और लोहाघाट के बिसंग पट्टी में ये क्या है, स्थित है, ठीक है। बिसंग पट्टी चंदवंश के समय से ही बहुत ही प्रख्यात है। चंदवंश द्वारा भी इन बिसंग के लोगों को मान्यता दी गई थी, और आज वर्तमान तक भी बिसंग के लोगों का लोहाघाट क्षेत्र या चंपावत क्षेत्र में बहुत ही दबदबा माना जाता है। फिर है लोहाघाट, और लोहाघाट में एक चीज़ खास है यहाँ का एबट माउंट, ठीक है, एबट माउंट नीचे लिखा गया है। टनकपुर, ठीक है, टनकपुर जो है चंपावत जनपद का क्या है, मैदानी क्षेत्र है, यानी कि तराई क्षेत्र है। मैदान पूरी तरह से ना कह के ये क्या है, हमारा तराई है, ठीक है। टनकपुर का जो प्राचीन नाम था वह ग्रास्टिनगंज था, कभी पूछ सकता है, इतना डीप पूछेगा नहीं वैसे। फिर है एबट माउंट। एबट माउंट जो है लोहाघाट में स्थित है, और यहाँ की जो है मुक्ति कोठरी बहुत ही प्रसिद्ध है। आपने बहुत फेरिस फाइल्स में इसका एपिसोड भी आया था। टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसों में से एक है एबट माउंट, और फेरिस फाइल्स में इसका एक ड्रावना एपिसोड भी है, ठीक है। यहाँ की जो है मुक्ति कोठरी बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही चर्चित या फेमस डॉक्टर थे, डॉक्टर मॉरिस, ठीक है। डॉक्टर मॉरिस यहाँ पे क्या करते थे, आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर मॉरिस जो थे आदमी को जीने और मृत्यु की बीच की अवस्था में रखते थे, ठीक है। आदमी पूरी तरह से मरता भी नहीं था और जिंदा भी नहीं रहता था, ऐसी कुछ बीच की स्थिति में उनको लाने का प्रयास किया जाता था। तो उसी प्रयास में उन्होंने बहुत सारी वहाँ पे क्या की थी, डेथ हुई थी। तो उसी लिए वहाँ पे कहते हैं कि क्या बहुत सारे भूत दिखाई देते हैं, आज भी आवाज़ें आती हैं, ठीक है। बहुत वहाँ पे चर्च भी है, ठीक है, और अंग्रेज़ों की जो है कब्र भी हैं बहुत सारी। तो बहुत ही हॉन्टेड प्लेसों में से एक है। आजकल तो बहुत सारे लोग जाते हैं, आप यूट्यूब चैनल पे भी सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे एबट माउंट के लिए मिल जाएंगी। तो परंतु बहुत ही मुख्य है एबट माउंट, बहुत बार पूछा भी गया है। तो ये कहाँ स्थित है, लोहाघाट क्षेत्र से 7 या 8 किलोमीटर ऊंचाई पे ये क्या है, स्थित है एबट माउंट, और अपनी मुक्ति कोठरी के लिए प्रसिद्ध है। और मुक्ति कोठरी जो है वह क्या थी, डॉक्टर मॉरिस की एक कोठरी थी, जहाँ पे वह जितनी भी अपने एक्सपेरिमेंट की लाशें थी उनको रखता था, ठीक है। और यहाँ पे 1842 में, ठीक है, दूसरा दवाखाना खोला गया था। पहला दवाखाना अल्मोड़ा में खोला गया था, उसके बाद सेकंड जो दवाखाना है वह एबट माउंट लोहाघाट में ही खोला गया था, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। फिर बढ़ते हम अपने आगे को, तो आगे हम बात करेंगे चंपावत के प्रमुख ताल के बारे में। तो चंपावत में 2 ही प्रमुख ताल है हमारा, एक श्यामला ताल और एक झिलमिल ताल। श्यामला ताल की बात करें तो यह पिथौरागढ़ टनकपुर मार्ग में सुकीढांग के पास स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे जो है स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। बहुत ही प्यारा क्या है, यह ताल है, और पूरी तरह बीच में स्थित है, और इसके आसपास बांस के पेड़ हैं। बहुत ही अच्छा क्षेत्र है ये, ठीक है, बहुत ही सुहावना है। अगर मेरे पास यहाँ की फ़ोटो होगी तो मैं फ़ोटो डाल दूँगा। फिर झिलमिल ताल है। झिलमिल ताल जो है टनकपुर बनवसा के बीच में ही स्थित है, ठीक। फिर है हमारे चंपावत के प्रमुख दर्रे। तो दर्रे यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, एक ही दर्रा है, लापसा दर्रा। और लापसा दर्रा भी हमारा अंतिम कहाँ पे स्थित है, घाट क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। इस क्षेत्र में हमारा कौन सा दर्रा स्थित है, लापसा दर्रा, जो चंपावत को पिथौरागढ़ से, क्योंकि इसके बाद हमारा कौन सा जनपद है, पिथौरागढ़ जनपद है। तो चंपावत को पिथौरागढ़ से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, हमारा लापसा दर्रा। अगर प्रमुख गुफाएं की बात करें तो गुफाएं भी ज़्यादा नहीं है। एक पाताल रुद्रेश्वर गुफा है जो कि हाल ही में ही खोजी गई थी, शायद
12-13 या ऐसे ही कुछ खोजी गई है 15-16 में। ठीक है, वह है हमारा पाताल रुद्रेश्वर जो कि रीठा साहिब के पास स्थित है। ठीक है, रीठा साहिब यानी कि पाटी ब्लॉक में स्थित है हमारा कौन सा, पाताल रुद्रेश्वर गुफा। ठीक है, इसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने चैनल पे डाला है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक, फिर हम बढ़ते हैं आगे को। तो प्रमुख नदियों की बात करें तो प्रमुख नदियाँ भी जो हैं चंपावत जनपद में नहीं हैं। 2 नदियाँ हैं, एक है हमारी लोहावती, ठीक है, जो लोहाघाट क्षेत्र से बहती हुई कहाँ चली जाती है, काली में चली जाती है। और दूसरी है हमारी लधिया नदी जो रीठा साहिब में रतिया इसमें मिलती है, और उसके बाद चूका नामक, कहाँ पे, चूका नामक स्थान पे जो है काली से मिल जाती है। ठीक है, लोहावती जो है अलग अलग क्षेत्रों से है, एबट माउंट क्षेत्र से इसमें धारा आती है, छमनिया से आती है, और ढेरनाथ यानी कि बिसुंग से इसमें कुछ लोकल धाराएं मिलके इसमें लोहाघाट से बहते हुए चंपावत होते हुए ये कहाँ, काली में मिल जाती हैं। ठीक है, और वैसे ही लधिया नदी है और इसका उद्गम गजार नामक स्थान से होता है, और मीठा रीठा साहिब में इसमें रतिया नदी का संगम होता है, और उसके बाद चुका नामक स्थान पे ये कहाँ, काली से मिल जाती है। ठीक है, तो चंपावत के ये क्या होंगी, प्रमुख नदियाँ होगी। इसके बाद चंपावत की प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो सप्तेश्वर परियोजना है, टनकपुर परियोजना है जो कि हमारा मैदानी क्षेत्र में शारदा नदी पे स्थित है। ठीक है, टनकपुर और बनवासा 2 क्षेत्रों में हमारी परियोजना है। ठीक, टनकपुर वाली हमारी कौन सी है, शारदा नहर 1928 में शुरू की गई थी, और टनकपुर परियोजना यानी कि जो बनवासा क्षेत्र में नेपाल और भारत का बॉर्डर बनाती हैं, दोनों ही शारदा और टनकपुर परियोजना, जो ये दोनों ही क्या है, हमारी भारत और नेपाल के बॉर्डर में स्थित है। ठीक है, टनकपुर परियोजना जो है 1993 में शुरू की गई थी 120 मेगावाट की, और शारदा नहर 1928 में शुरू की गई थी। ठीक है, और पंचेश्वर परियोजना जो है यहाँ पे प्रस्तावित है, पंचेश्वर क्षेत्र में मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, फिर इसके अन्य जो विविध तथ्य हैं उसके बारे में हम अगर जानें तो यहाँ पे सर्वप्रथम जो है रेशम का कारखाना स्थापित किया गया था। पूरे उत्तराखंड में पहली बार जो रेशम का कारखाना है वह चंपावत क्षेत्र में ही स्थापित किया गया था। सॉरी, ठीक है, चंपावत क्षेत्र में चंद वंश के राजा थे इंद्रचंद। ठीक है, इंद्रचंद द्वारा चंपावत में सबसे पहले रेशम का कारखाना स्थापित किया गया था, क्योंकि इंद्रचंद की जो पत्नी थी वह नेपाल की थी, और नेपाल में जो इनके शासक थे या पिताजी थे उनका संबंध चीन से अच्छा खासा था, तो ये वहाँ से जो है अपना रेशम के कीट लाई थी, और उसी के लिए इन्होंने सर्वप्रथम चंपावत में रेशम का कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, और इसी रेशम के कारखाने में एक प्रथा चली थी कटरंग। ठीक है, कटरंग वाली प्रथा चली थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इसको भी नोट कीजिएगा। ठीक है, और अन्य फैक्टों में बात करें तो 1857 की क्रांति के नायक कालू मेहरा कभी चंपावत के ही बिसंग के थे। ठीक है, सर्वप्रथम उत्तराखंड में जो एक नायक थे क्रांति के, या सबसे पहले जो जेल जाने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, उत्तराखंड में, या जिन्होंने ब्रिटिशर्स के विरुद्ध बगावत की थी, वह कालू मेहरा है, और इनका जो संबंध है वह चंपावत की ही बिसंग पट्टी, मैंने अभी बताया था आपको, वहाँ से संबंधित थे। ठीक है, और देवीधुरा में, पार्टी के देवीधुरा में 3 शिल्पकार सम्मेलन हुए थे 1928, 1930 और 1931 में। ठीक है, यहाँ पे सुई का किला और वाणासुर का किला प्रमुख हैं। इसी के साथ बाराकोट और चंडाल कोट किला भी प्रसिद्ध है। ठीक है, बाराकोट के लिए यहाँ का प्रमुख क्या है, यहाँ एक मेला लगता है, वह बहुत ही प्रमुख है। ठीक है, बाराकोट में लगता है मेला। लोहाघाट छावनी बनी थी 1839 में, लोहाघाट छावनी की स्थापना हुई थी। कृषि विपणन केंद्र की स्थापना भी हुई है लोहाघाट में 1994 में। ठीक है, ये क्या है, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमने पूरा जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में अच्छे से समझ लिया है, और अगर आपको
कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ शेयर भी कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। हम मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। बाय।